आज जो हम कंट्री डिस्कस करेंगे वो है सिंगापुर। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में है। आप जानते हैं कि एशिया को ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया जिसमें सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपाइंस है और भी कंट्रीज हैं। इसी तरह सेंट्रल एशिया है जिसमें उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है। इसी तरह मिडल ईस्ट है जिसमें सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, यूएई है, कतर है, ओमान है और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। और इसके अलावा साउथ एशिया है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह शामिल हैं। और सिंगापुर जो है इसमें साउथ ईस्ट एशिया में है और सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर खुद एक छोटा सा मुल्क है और ये तकरीबन एक सिटी स्टेट है और इसके कैपिटल का नाम भी सिंगापुर सिटी है। दुनिया में कुछ और ममालिक भी हैं, उनके कैपिटल भी तकरीबन इसी तरह का है, जैसे मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। इसी तरह वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी, उसके कैपिटल सिटी भी वेटिकन सिटी है। सिंगापुर का ऑफिशियल जो नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर और ये भी एक आइलैंड स्टेट है, यानी जजायर पर मुश्तमिल मुल्क है। जैसे इंडोनेशिया भी एक आइलैंड स्टेट है, श्रीलंका भी एक आइलैंड स्टेट है, मालदीव्स भी आइलैंड स्टेट है। और इंडोनेशिया के बारे में तो आपको पता है कि सबसे वो लार्जेस्ट आर्कीपिलेगो है। आर्कीपिलेगो होता है क्लस्टर ऑफ आइलैंड, तकरीबन 20,000 जजायर से ज़्यादा पर मुश्तमिल है इंडोनेशिया। लेकिन जो सिंगापुर है ये एक छोटा सा मुल्क है और ये भी आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। सिंगापुर किसी ज़माने में ब्रिटिश की कॉलोनी होता था, जैसे पाकिस्तान और इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं। पहले इन पे भी बरतानिया का कब्जा होता था, उनसे आज़ादी ली। लेकिन सिंगापुर पहले तो किसी ज़माने में बरतानिया की कॉलोनी थी, उसके बाद ये मलेशिया का हिस्सा बन गया। 1965 तक सिंगापुर मलेशिया का पार्ट था। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से आज़ाद हुआ क्योंकि इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। इकॉनमी किस तरह चलेगी, मुल्क किस तरह चलेगा, ये मलेशिया के लोग और तरह सोचते थे और सिंगापुर के लोग और तरह सोचते थे, तो इसलिए ये मलेशिया से आज़ाद हो गया। अगर हम सिंगापुर के पास स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स आपको पता है तंग समुद्री रास्ता जो दो बड़े समुद्रों को मिलाता है उसे हम स्टेट कहते हैं। स्टेट ऑफ हुरमज है, स्टेट ऑफ पालक है जो श्रीलंका और इंडिया को मिलाती है। तो जो सिंगापुर के पास स्टेट्स हैं उसमें एक तो है स्टेट ऑफ जोहोर, ये सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान है। और इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि जोहोर रिवर कहाँ है, तो जोहोर रिवर जो है वो मलेशिया में है। और स्टेट ऑफ मलाक्का भी इसके पास ही है सिंगापुर के, पर सिंगापुर को टच नहीं करती। यह स्टेट ऑफ मलाक्का जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में है। और ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चाइना है उसका सारा ट्रेड जो अगर वो मिडिल ईस्ट से करे, साउथ एशिया से करे, यूरोप से करे, अफ्रीका से करे, वो सारा का सारा ट्रेड स्टेट ऑफ मलाक्का से गुजरता है। इसके अलावा चाइना के पास ऑयल भी नहीं है, सारा अपना ऑयल चाइना मिडिल ईस्ट से खरीदता है। तो जो मिडिल ईस्ट से चाइना अपना ऑयल खरीदता है वो भी सारा स्टेट ऑफ मलाक्का से गुजरता है। और ये कहा जाता है कि स्टेट ऑफ मलाक्का बहुत बड़ा रिस्क है चाइना के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका से या इंडिया से जंग हो जाती है चाइना की तो वो स्टेट ऑफ मलाक्का बंद कर देगा इंडिया या अमेरिका। और उस सूरत में क्या होगा, चाइना का सारा ट्रेड भी रुक जाएगा, ऑयल आना भी रुक जाएगा, तो चाइना को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो स्टेट ऑफ मलाक्का जो कि चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी साउथ ईस्ट एशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में है। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा मुल्क है, इसका एरिया सिर्फ 728 स्क्वायर किलोमीटर है, सिर्फ 728 किलोमीटर। पाकिस्तान के बहुत सारे शहर जो हैं उनका भी एरिया 728 किलोमीटर से ज्यादा है। और वैसे पाकिस्तान का जो एरिया है वो 8,86,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। और सिंगापुर का एरिया सिर्फ 728 स्क्वायर किलोमीटर होने के बावजूद इसका जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक मुल्क में कितनी चीजें पैदा हो रही हैं। और ये एक इकाई है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को मैयर करने के लिए कि इसकी मईशत किस तरह की है।
तो इसकी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रांग है। 397 बिलियन डॉलर्स इसका जीडीपी है 2021 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, और पाकिस्तान का जीडीपी है 383 बिलियन डॉलर्स। और अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका का जीडीपी है 22,790 यूएस बिलियन डॉलर्स, और चाइना का है 18,000 बिलियन डॉलर्स यूएस में। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी ज्यादा पीछे, इतनी पीछे है कि सिंगापुर जैसे छोटे ममालिक से भी हमारी इकोनॉमी पीछे है। और हमें पता होना चाहिए कि सिंगापुर के पास किसी किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है। यहाँ ना तो ऑयल निकलता है, ना गैस निकलती है, ना कोयला निकलता है, लेकिन इन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, अपने लोगों को एजुकेशन दी है और एक ऐसी इकोनॉमी बनाई है जो नॉलेज बेस्ड है। यानी वहां के लोग पढ़े हैं और ऐसे आइडियाज सामने लेके आए, ऐसे बिजनेसेस उन्होंने पैदा किए हैं जिसकी वजह से वो मुल्क बहुत ज्यादा आगे गया है। और अगर हम पाकिस्तान का देखें तो हम जो चीजें पैदा करते हैं, लाइक हम कॉटन पैदा करते हैं, हम चीनी पैदा करते हैं, हम दुनिया को क्या बेचते हैं, आम बेचते हैं, कॉटन बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, जिससे इतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता। लेकिन सिंगापुर जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, बायोमेडिकल साइंसेज है, इससे वो पैसा कमाते हैं। यानी अब कंपेयर करें कि पाकिस्तान जितना मर्जी कॉटन पैदा कर ले और उसको हम कंपेयर करें, एक कंट्री एरोप्लेन बना रहा है या हेलीकॉप्टर्स बना रहा है या मोबाइल्स बना रहा है, वो एक एक मोबाइल लाखों का बिकता है, और उसके मुकाबले में अगर हम कॉटन बेच रहे हैं या कपड़ा बेच रहे हैं तो कितना एक मुनाफा कमा लेंगे। कभी भी उस लेवल का नहीं जा सकता जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहा है, जो जहाज बेच रहा है, या जो बहरी जहाज बना के कंट्री बेच रहा है, उसके हम मुकाबले पे तो नहीं पहुंच सकते ना कभी। तो इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पीछे है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कोई ज्यादा नहीं है, और हमें IMF से कर्जे भी लेना पड़ते हैं। तो सिंगापुर का एरिया सिर्फ 728 किलोमीटर है और आबादी सिर्फ 5.97 मिलियन है, यानी सिर्फ 60 लाख आबादी है। लाहौर की आबादी जो है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है, और सिंगापुर जो है वो 1/3 भी नहीं है लाहौर के मुकाबले में, उसकी सिर्फ 60 लाख आबादी है। और इसमें भी जो 25% एरिया है सिंगापुर का वो लैंड रिक्लेमेशन से हासिल किया गया, यानी समंदर के अंदर मिट्टी डाल के अपने जमीन को बढ़ाया है सिंगापुर ने, नहीं तो ये सिंगापुर और ज्यादा छोटा होता। और सिंगापुर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट IQ जो है वो सिंगापुर के लोगों का है। IQ क्या होता है? इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। ये एक पैमाना है नापने का कि कोई भी इंसान कितना ज़हीन है। उसका जितना IQ होगा उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये इंसान उतना ज़हीन है। और अगर हम एवरेज देखें दुनिया में IQ के लिहाज से तो सबसे ज्यादा सिंगापुर का IQ है। अमेरिका, चाइना से भी इसके लोगों का IQ ज्यादा है, यानी यहाँ के लोग ज़हीन है। तो सिंगापुर के आगे जाने की सबसे बड़ी वजह तो है एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना। उन्होंने लोगों की हेल्थ पे इन्वेस्ट किया है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है, यानी ऐसी तालीम नहीं दी लोगों को कि कोई MA इंग्लिश कर रहा है, कोई MA उर्दू कर रहा है। ऐसी तालीम का कोई फायदा नहीं है मुल्क को फायदा है कोई ऐसी तालीम दी जाए बच्चों को जिससे वो ना सिर्फ खुद पैसा कमाएं बल्कि हजारों और लोगों को भी रोजगार दें। यानी उन्हें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनकी तालीम दी जाए, कोई IT की तालीम दी जाए जिससे वो नई कोई इंडस्ट्रीज लगाएं, कोई स्टार्टअप्स लगाएं, उससे मुल्क को फायदा। चाइना में जितनी भी एजुकेशन है ज्यादातर स्किल्ड एजुकेशन है। वो लोगों को सिखाते हैं कि उन्हें इंडस्ट्रीज में काम कैसे करना है, नई नई टेक्नोलॉजीज उन्होंने कैसे बनानी है, उन्होंने कैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, नए नए उन्हें बिजनेस आइडियाज सिखाए जाते हैं। और उसके मुकाबले में हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमें रट्टा लगाना सिखा रही है, या हम MA और BS की डिग्रीज बांट रहे हैं जिसका मुल्क को कोई फायदा नहीं है। और ऐसी है जो अगर एजुकेशन हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे सामने श्रीलंका है, श्रीलंका का लिटरेसी रेट 92% है, उसके बावजूद वो बैंक करप्ट हो गया क्योंकि वो जो एजुकेशन दे रहे थे वो पाकिस्तान की तरह की एजुकेशन थी जहां लोगों को कोई स्किल नहीं सिखा रहे, कोई हुनर नहीं सिखा रहे, सिर्फ उन्हें किताबें रट्टा लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है सिंगापुर के आगे जाने की। दूसरी रीजन है कि वहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है,
यानी वहां मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, जैसे कि उसमें चाइनीज भी हैं 74%, मलाई भी हैं, इवन 9% जो सिंगापुर की आबादी है वो इंडियंस पर मुश्तमिल है। लेकिन वहां तमाम लोगों को बराबर के हकूक दिए गए हैं, वहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी तरह अगर रिलीजन के एंगल से देखा जाए तो यहाँ बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और बाकी रिलीजन्स के भी लोग हैं, और उनको भी यहाँ बराबरी के हकूक दिए गए हैं। और इसी वजह से जो सिंगापुर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है।